हेलो स्टूडेंट, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं CET 2023 के लिए साइंस के बारे में। देखिए, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके NCERT से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, किस वजह से गोल होती हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्यानता, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है क्रांतिक परिघटना और चौथा है दाब। तो जो वर्षा की जो बूंदें गोल होती है वह पृष्ठ तनाव कारण होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है आर्गन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्सीजन। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर हम लोग अन्य जो ग्रीन हाउस गैस है अगर उसकी बात करें तो देखिए, जो आपका होता है CO2 एक हो गया, एक आपका CH4 हो गया जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, एक आपका हो गया जलवाष्प। जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब क्या है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। हम लोग याद रखेंगे सबसे जो मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है वो CO2 होती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो जलवाष्प जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में जो होती है ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम लोग आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जलवाष्प नहीं आता है, लेकिन जलवाष्प जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। देखिए, खनिज का जो मतलब होता है वो सीधे सीधे ये होता है कि जिन चीज़ों को हम लोग पृथ्वी के भीतर से खोद के निकालते हैं उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कौन सा खनिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है जिप्सम, चौथा है लिमोनाइट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जिप्सम, जिप्सम खनिज नहीं है। ये क्या है, जो जिप्सम होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। CaSO4 मतलब कैल्शियम के सल्फेट। कैल्शियम का सल्फेट जो है वो जिप्सम है। वहीं अगर हम लोग हेमेटाइट और लिमोनाइट की बात करें तो ये दोनों क्या है, लोहे के अयस्क हैं। हेमेटाइट और लिमोनाइट लोहे के अयस्क है। और अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। हम लोग देखिए याद रखेंगे कि जो बॉक्साइट होता है वो कई बार एग्जाम में पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है। देखिए, द्रव के बारे में पूछा है। तो हमारा ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है सल्फर और चौथा है फास्फोरस। तो द्रव के बारे में पूछा है, तो जो ब्रोमीन अधातु है वो द्रव है। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। वहीं अगर हम लोग धातु की बात करें तो जो एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है पारा। हम लोग इसको याद रखेंगे। अधातु पूछेगा तो हम लोग ब्रोमीन को टिक करेंगे, और धातु अगर पूछेगा एकमात्र धातु हम लोग बोलेंगे पारा, जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की। यहाँ रेडियम के बारे में पूछा है कि रेडियम की खोज किसने किया है। तो ऑप्शन हमारा पहला है आइजैक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा है मैडम क्यूरी। तो हम जानते हैं जो मैडम क्यूरी हैं वो रेडियम की खोज की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। देखिए, स्टोन कैंसर के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है अम्ल वर्षा, दूसरा है रेडियोधर्मिता, तीसरा है विश्वव्यापी तापन, चौथा है जीवाणुविक क्रिया। तो हम सभी जानते हैं जो स्टोन कैंसर होता है वह होता है अम्ल वर्षा की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए, जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो हल्का येलो होता जा रहा है। वो क्यों येलो हो रहा है, क्योंकि जो आगरा है वहाँ आसपास में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जिनसे सल्फर बाहर निकलता है। तो क्या हो रहा है कि अम्ल वर्षा हो रही है, इसलिए जो आपका ताजमहल है उसका जो रंग है वो येलो होता जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है ब्राइन है। ब्राइन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा है NaCl का संतृप्त विलयन,
दूसरा है व्यंजक चूड़े का सामान्य नाम, तीसरा है क्लोरीन का जलीय विलयन, चौथा है Na2SO4 का जलीय विलयन। तो देखिए जो ब्राइन होता है वो ब्राइन होता है NaCl का संतृप्त विलयन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये संतृप्त का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं ये हमारा एक बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है और हम लोग क्या करते हैं कि NaCl इसमें ऐड करते हैं। तो जो NaCl मतलब होता है साधारण नमक, तो पानी में नमक डालने से वो घुल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नमक डालते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नमक रहेगा वो घुलना बंद हो जाएगा पानी में। तो वो जो अवस्था है कि जब नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो उस अवस्था को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो NaCl का संतृप्त विलयन ब्राइन कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से, देखिए कृत्रिम यहाँ पूछा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा है एसिटिलीन, दूसरा है इथेन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो जो एसिटिलीन है वो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वहीं अगर प्राकृतिक रूप से बात करता कि प्राकृतिक रूप से फल कैसे पकता है, तो हम लोग याद रखेंगे एथिलीन। जो एथिलीन होता है वो प्राकृतिक रूप से, ये जो एथिलीन है हम लोग याद रखेंगे कि ये क्या है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हम लोग इसको याद रखेंगे कि जो एथिलीन होती है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है और प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए 40%, दूसरा हमारा ऑप्शन है 78%, तीसरा है 21.5%, चौथा है 3%। तो हम सभी जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य यही था कि हम लोग एक बार याद कर लें कि जितनी भी गैसें होती हैं उनका परसेंटेज कितना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका नाइट्रोजन का बताया गया है। O2 की बात करें तो O2 आपका 21% होता है, अप्रॉक्स 21 होता है। वैसे तो 20 पॉइंट समथिंग होता है, 9 कुछ करके होता है, लेकिन हम लोग इसको 21 बोल सकते हैं। आगे हमारा है आर्गन। आर्गन जो होता है वो आपका कितना होता है, 0.93 होता है। और CO2 की बात करें हम लोग, CO2 कितना होता है तो 0.03 होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि CO2 कई बार एग्जाम में पूछता है। वहीं जो आर्गन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आर्गन हम लोग को लगता है कि कार्बन से कम होगा, लेकिन हम लोग याद रखेंगे जो आर्गन है वो कार्बन से अधिक होता है परसेंटेज में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन है। ओजोन क्या होता है? देखिए ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3। ये हो गया ओजोन। ऑप्शन हमारा है ऑक्सीजन का एक यौगिक, दूसरा है ऑक्सीजन का एक अपर रूप, तीसरा है ऑक्सीजन का एक समावयव, चौथा है ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो जो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है विटामिन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो विटामिन होता है उससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन क्या होता है? यह रोगों से बचाता है हमें। विटामिन क्या होता है? रोगों से हमें बचाता है। और जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? एक एनर्जी का स्रोत होता है। और जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हम लोग बोलते हैं, यह शरीर के निर्माण में यूज़ होता है। वहीं अगर हम लोग वसा की बात करें तो जो फैट होती है वो सबसे अधिक एनर्जी देती है हमें। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो सबसे जल्दी एनर्जी देती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको पीते ही एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। वहीं अगर हम लोग वसा की बात करें तो वसा सबसे ज़्यादा देता है और ये सबसे जल्दी देता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे जल्दी देता है एनर्जी और जो वसा होता है सबसे ज़्यादा देता है। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है अदरक रूपांतरण है। अदरक किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है तने का, दूसरा है जड़ का, तीसरा है फल का और चौथा है पत्ती का। तो देखिए जो अदरक होता है वो आपका तने का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया
और आलू हो गया। ये सब क्या है? ये सब तना है। वहीं अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि जड़ का रूपांतरण कौन है, तो जड़ में मूली आपका हो गया, मूली, गाजर, सलजम। ये सब क्या है? ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। तने के अंतर्गत आएंगे हल्दी, अदरक, आलू, और जड़ के अंतर्गत आएंगे मूली, गाजर और सलजम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। देखिए, नवीनीकरण का मतलब होता है कौन सा ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग अभी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, मतलब अब ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। और ऐसे ये स्रोत हैं जो कि जिनका इंड नहीं है, जो कि जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, भूमि जल हो गया, ये सब क्या होते हैं? जल्दी खत्म वाली चीज़ें नहीं हैं। जब तक सूर्य रहेगा तब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो जो प्राकृतिक गैस है वो आपका गैर नवीनीकरण है, गैर नवीनीकरण। पेट्रोल भी आपका गैर नवीनीकरण के अंतर्गत आएगा, और कोयला भी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? समय के साथ खत्म हो जाएंगी। वहीं अगर हम लोग भूजल की बात करें तो जब तक पृथ्वी है तब तक जल है, तो जो है ये नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वहीं अगर हम लोग और बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, और क्या हो गया? पवन ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। जब तक हवा रहेगी तब तक ऊर्जा मिलती रहेगी, तो आपका ये हो गया नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए, प्राकृतिक रेशा का सीधे सीधे मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा पहला है कॉटन। तो हम लोग जानते हैं जो कॉटन होती है वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। दूसरा हमारा है एक्रेलिक। तो देखिए, एक्रेलिक जो होता है वो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला हमारा है सिल्क। तो हम जानते हैं जो सिल्क होती है वो रेशम के कीट इत्यादि से प्राप्त होते हैं। और चौथा हमारा है जूट। तो जूट का जो पौधा होता है उससे हमें जूट प्राप्त होता है। तो कॉटन, सिल्क और जूट आपका प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि जो एक्रेलिक है वो क्या है? कृत्रिम रेशा है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है। देखिए, पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक दवा है। वो किस चीज़ से प्राप्त होती है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा है जीवाणु से, दूसरा है फफूंद से, तीसरा है शैवाल से, और चौथा है नीलहरित शैवाल से। तो जो पेनिसिलिन होता है वह फफूंद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए, जो पेनिसिलिन होता है वो पेनिसिलियम नाइटेटम नाम के एक जो फंजाई होता है उससे खोजा गया था। ठीक है, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नाइटेटम नाम के पौधे से खोजा गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करवा लेंगे पूरा, उसके बाद जो भी आपका सिलेबस है उसको NCERT से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।